नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वीकली करंट अफेयर की क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जनवरी की 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का हमने पिछले लेक्चर में कुछ पॉइंट्स पर चर्चा की थी और उसके जो बाकी के पॉइंट्स हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज के हैं आपके, वो आप देख लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहला पॉइंट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अभी इंडिया ने एक न्यू पॉलिसी लॉन्च की है। ये क्या है और इसका यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है। सेकंड है आपका न्यू क्रेडिट कार्ड स्कीम फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई है और इंडियन आर्मी डे एंड गंगा जल प्रोजेक्ट। तो इन चार बिंदुओं पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इनको समझते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो पहले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नई नीति। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हम इसको हिंदी में बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका यूपीएससी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, यूपीएससी में किस पोर्शन में कहाँ से क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो देखिए, आपका पेपर थर्ड में जो आपका टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, वहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एआई से संबंधित, तो यही पूछा जाएगा कि एआई का शासन में एआई की भूमिका और सार्वजनिक नीति और निर्णय लेने पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा कीजिए। द रोल ऑफ एआई इन गवर्नेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सेकंड है आपका पेपर थर्ड में प्रौद्योगिकी में नैतिकता, यानी कि एथिक्स इन टेक्नोलॉजी। तो एआई के नैतिक निहितार्थ क्या हैं, जिसमें गोपनीयता संबंधी चिंताएं, पूर्वाग्रह और जिम्मेदार एआई तैनाती की आवश्यकता शामिल है। तो आपसे एथिकल implications of AI including privacy concerns, bias and the need for responsible AI deployment। करंट अफेयर से संबंधित अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्या पूछा जा सकता है कि एआई प्रगति और विनियमन से संबंधित हालिया विकास और सरकारी नीतियों पर चर्चा कर सकते हैं। यहाँ recent development and government policy related to AI advancement and regulations। तो इस तरीके से एआई का या इस पॉइंट्स का आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है कि आपके पेपर थर्ड में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पेपर थर्ड में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको यहाँ पता चली गया होगा कि एक तो टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस में एआई का क्या योगदान हो सकता है, इसके क्या प्रभाव हैं, सार्वजनिक नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और सेकंड पॉइंट है आपका कि भाई एआई का जो है वो एथिक्स में, टेक्नोलॉजी में इसकी क्या एथिक्स है ना, तो इन चीज़ों पर चर्चा की जा सकती है। तो ये रिलेवेंस पॉइंट है आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा में क्यों है इस बार, क्यों इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बहस रही डिबेटर्स में। तो भारत सरकार ने भी क्या किया था कि 13 जनवरी को राष्ट्रीय एआई नीति की रूपरेखा जारी की थी, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द विजन ऑफ नेशनल एआई पॉलिसी 2025 ऑन 13 जनवरी 2025, है ना। इस नीति का जो उद्देश्य है वो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास, उपयोग और उसके नियमन को प्रोत्साहित करना है। अगर आपसे इसके ऑब्जेक्ट्स पूछे जाएं या इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएं तो कहना कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट्स, यूजेज एंड रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, यानी कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास, इसके उपयोग और नियमन को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, जिसको आधार मान करके भारत सरकार ने अभी एआई पॉलिसी लॉन्च की है। 13 जनवरी को इसकी एक फ्रेमवर्क जारी किया है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नई नीति का उद्देश्य एआई प्रौद्योगिकी के विकास और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे नैतिक, कानूनी और तकनीकी चुनौतियों का समाधान करते हुए समाज को लाभ हो। चूंकि एआई स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, वित्त और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसलिए सरकारों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए इसकी तैनाती को विनियमित करना आवश्यक हो जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा आपका वो ये बन जाएगा, भाई चर्चा में क्यों रहा एआई इस बार, ठीक है, और एआई क्या है, ये आपका यहां से पॉइंट बन जाएगा, ठीक है।
तो द न्यू पॉलिसी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI technologies in a way that benefits society while addressing ethical, legal and technical changes, as AI continues to play a crucial role in shaping various sectors including healthcare, education, finance and defense. It becomes essential for governments to regulate its deployment to ensure transparency, accountability and इंक्लूसिविटी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आप इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं अगर एआई से सवाल आ जाए कि भाई इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है, परिचय में किस तरीके के वर्डिंग्स को यूज करना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए नई एआई नीति के क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी न्यू एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी के। तो पहला उद्देश्य तो इसका यही है कि भाई जो हमारा इनोवेशन और रिसर्च है इसको प्रमोट करना, इसका एक मेन ऑब्जेक्ट है। तो और इस आपके अनुसंधान यानी कि रिसर्च को, नवाचार, इनोवेशन को जब बढ़ावा मिलेगा तो उससे जितना भी हमारा जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो बढ़ेगी आपकी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज इसके बढ़ेंगे। उसके अलावा आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए एआई प्रौद्योगिकियों के विकास और अपनाने को प्रोत्साहित करना। दूसरा है आपका नैतिक और जिम्मेदार एआई उपयोग, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई यूजेज। तो यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश स्थापित करना कि एआई प्रौद्योगिकियों का जो उपयोग है वो गोपनीयता, मानवाधिकार और सामाजिक मूल्यों का सम्मान करने वाले तरीके से किया जाए। देखिए जब भी समाज में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे सबसे बड़ा खतरा रहता है आपकी प्राइवेसी का, गोपनीयता का, मानवों के अधिकारों का। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाए, इसके लिए सरकार क्या करती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन जारी करती है और उस दायरे में रहकर ही हम क्या कर सकते हैं, एआई का यूज कर सकते हैं। तीसरा है आपका क्षमता निर्माण और कौशल विकास, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट्स, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज टू डेवलप ए स्किल्ड वर्कफोर्स कैपेबल ऑफ मैनेजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एआई सॉल्यूशंस। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तो तीसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका इस पॉलिसी का, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट या क्षमता निर्माण और कौशल विकास। चौथा जो ऑब्जेक्ट है इसका उद्देश्य है वो है नियामक ढांचा और शासन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस, इम्प्लीमेंटिंग ए robust regulatory framework to manage the deployment of AI focusing on fairness, transparency and inclusiveness। तो निष्पक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए एआई की तैनाती को प्रतिबंधित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचे को लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने नई एआई पॉलिसी लॉन्च की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नई एआई पॉलिसी या न्यू एआई पॉलिसी लॉन्च करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च। सेकंड है आपका एथिकल एंड रेस्पॉन्सिबल एआई यूजेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, और फोर्थ है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित इसके मुख्य क्षेत्र क्या क्या है, यानी कि मेन एरिया इस पॉलिसी के क्या क्या हैं, यानी कि ये पॉलिसी आपके कौन कौन से एरियाज को कवर करेगी। तो सबसे पहले है आपका हेल्थ, इसके बाद एजुकेशन, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। इन चार एरिया को हमारी एआई पॉलिसी कवर करने वाली है। जैसे हेल्थ में किस तरीके से एआई काम करते हैं कि भाई जो हमारे एआई बेस्ड टूल्स हैं वो डिजीज डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट में हमारे यूज करेगा। पर्सनलाइज एंड इंटरेक्शन लर्निंग के लिए एआई का यूज किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में आपको क्रॉप पैटर्न एनालिसिस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सीखने में इससे मदद मिलेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं इनको पूरा करने में या इनके बुनियादी ढांचे को समझने में एआई का पूरी तरीके से यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके अलावा और कौन कौन से एरिया हैं आपके, जैसे अनुसंधान और नवाचार हो गया, रिसर्च एंड इनोवेशंस हो गया, एथिकल गाइडलाइन हो गया, स्किल डेवलपमेंट एंड वर्क फोर्सेज हो गया, है ना, इनकी ट्रेनिंग के लिए एआई का यूज किया जा सकता है। रेगुलेटरी मेश्योर्स जो जारी किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, नियामक उपाय, वहां पर एआई इन क्षेत्रों को कवर करते हुए क्या करेगा, कार्य करेगा। तो सरकार ने क्या किया कि इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या अपने वर्क एरिया को बढ़ाने के उद्देश्य से, उसको और सुलभ बनाने के उद्देश्य से इजी वर्क प्लेस प्रोवाइड
कराने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ने क्या किया, एआई पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके कि भाई कौन कौन से एरिया मेनली कवर किए जा रहे हैं। तो एक आपका हेल्थ हो गया, दूसरा आपका एजुकेशन, तीसरा एग्रीकल्चर और चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा एआई पॉलिसी के क्या क्या हमारे लाभ हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं। देखिए इसके प्रभाव समझ लेते हैं सबसे पहले कि एआई के क्या क्या प्रभाव हैं। इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नैतिक सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समावेशी विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए ये एआई ड्राइवन टेक्नोलॉजीज कैन बूस्ट प्रोडक्टिविटी, इनोवेशंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस अक्रॉस इंडस्ट्री। तो जो एआई संचालित प्रौद्योगिकियां हैं वो उद्योगों में उत्पादकता, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दे सकती हैं। ठीक है, दूसरा है आपका एथिकल सेफगार्ड्स, यानी कि नैतिक सुरक्षा उपाय। तो दी पॉलिसी एड्रेसेस कंसर्न रिगार्डिंग एआई बेसिस डाटा प्राइवेसी एंड द इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो प्रभाव है वो नीति एआई पूर्वाग्रहों, डेटा गोपनीयता और रोजगार पर स्वचालन के प्रभाव से संबंधित चिंताओं को संबोधित करती है। देखिए अभी तक क्या है कि हमें बहुत ज्यादा वर्क फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एआई जैसी टेक्नोलॉजी के आने के बाद में जब वर्क प्लेस पर काम इजी हो जाएगा तो वहां पर हमें ज्यादा वर्कर्स की नीड नहीं होगी, तो उनकी जॉब वगैरह को लेकर के भी एक चिंता है, एक विषय है ये, है ना, ये कंसर्न है आपका एआई को लेकर के। समावेशी विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह सुनिश्चित करना कि एआई समावेशिता और पहुंच पर ध्यान केंद्रित करके समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करे। तो इसके कुछ इंपैक्ट्स हैं। इंश्योरिंग that AI benefits all section of society by focusing on inclusivity and accessibility। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रभाव हो गए। अब इसके चुनौतियां देख लेते हैं कि भाई एआई के सामने क्या क्या चैलेंजेज हैं। तो सबसे पहला चैलेंजेज है डाटा प्राइवेसी को लेकर के, डेटा गोपनीयता को लेकर। दूसरा है एआई से बेरोजगारी का खतरा बढ़ने की संभावना है। तो थ्रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू एआई, तकनीकी असमानता, टेक्निकल इनइक्वालिटी, ये सारी क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने चैलेंजेज हैं। तो कौन कौन से चैलेंज अगर आपसे मेनली पूछे जाएं तो बताना कि भाई डेटा प्राइवेसी को लेकर के चैलेंजेज है, क्योंकि कोई भी एआई का यूज करके क्या कर सकता है, व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग कर सकता है और लोगों को सुरक्षा जोखिम इससे हो सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क हो सकती है। एआई से बेरोजगारी का खतरा क्या है कि पारंपरिक रोजगार जो है उन क्षेत्रों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, तो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स। तकनीकी असमानता, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो टेक्नोलॉजी के मामले में उतने ज्यादा अवेयर नहीं होते जितने रूरल अर्बन एरिया के लोग होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में भी देखने को मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नई नीति एआई को समाज में जिम्मेदारी से एकीकृत करने की दिशा में एक कदम है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी तैनाती नैतिक मानकों, कानूनी आवश्यकताओं और समावेशी विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। देखिए ये हमारा एक अच्छा निष्कर्ष हो सकता है आंसर के लिए कि अगर एआई का यूज जो है वो नैतिक मानदंडों को, यानी कि जो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं और इंक्लूसिव डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको या इनके अनुरूप, इनके अकॉर्डिंग अगर ये पॉलिसी लॉन्च की जाती है तो हमारे लिए बहुत सकारात्मक प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इन चीजों को आधार बना करके पॉलिसी को लॉन्च नहीं किया जाएगा या इसका यूज नहीं किया जाएगा तो इसके समाज पर नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। अब भारत की क्या वैश्विक स्थिति है एआई को लेकर के, तो देखिए भारत एआई के विकास में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने का प्रयास कर रहा है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पहल के तहत एआई का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया इज स्ट्राइविंग टू बिकम ए ग्लोबल लीडर इन द डेवलपमेंट ऑफ एआई। द यूज ऑफ एआई इज बीइंग इंक्रीज्ड अंडर मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स। तो ये आपका एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी से संबंधित टॉपिक था। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बेहतर तरीके से मेंस तक का पैटर्न आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताए थे उन पर भी आप प्रैक्टिस करते रहिए कि इस तरीके के सवाल अगर आ जाएं तो उनको किस तरीके से डील करना है। ये इस भरोसे मत बैठिए कि जब मेंस प्री निकलेगा तभी हम मेंस की तैयारी करेंगे। तैयारी का एक सही दायरा जो है वो प्री कम मेंस को साथ लेकर के जब हम तैयारी करते हैं तो हमारी तैयारी बहुत अच्छे वे में होती है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने किसानों के लिए एक न्यू क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की है, तो सेकंड आर्टिकल हमारा उसी पे है। अब
किसानों के लिए जो नया क्रेडिट कार्ड योजना है इसका यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है, इसका रिलीवेंस क्या है यूपीएससी की प्रिपरेशन से। तो पेपर थर्ड में हमारा एक पॉइंट आता है कृषि और ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में भी इसको जोड़ा जा सकता है। और क्या क्वेश्चन बनेगा कि कृषि के क्षेत्र में ऋण और वित्त की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन ये बन सकता है पेपर थर्ड को लेकर के। पेपर सेकंड में हमारा सोशल जस्टिस वाला जो पार्ट है वहां पर सीमांत और छोटे स्तर के किसानों के लिए ऋण सुविधाओं तक पहुंच और ग्रामीण विकास पर इसका प्रभाव पूछा जा सकता है। तो ये पेपर सेकंड के लिए करंट से अगर क्वेश्चन बनता है मेंस में तो वो क्या बनेगा कि कृषि ऋण और ग्रामीण वित्तीय समावेशन से संबंधित हालिया सरकारी पहल और योजना, यानी कि जो रिसेंट सिनेरियो से संबंधित इस तरीके के जो स्कीम्स होंगी ग्रामीण विकास को लेकर के, यानी कि इनिशिएटिव एंड स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आप ऐड करके इनको डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। देखिए, भारत सरकार ने किसानों के लिए नई क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है जिसका नाम क्या रखा गया है, स्मार्ट किसान क्रेडिट स्कीम। तो एक तो आप नाम याद रखिए, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पॉइंट है कि अभी किसानों के लिए जो नई क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है उसको क्या नाम दिया गया है, तो स्मार्ट किसान क्रेडिट योजना। यह योजना कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता, कहां पर, कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। दिस स्कीम हैज बीन प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये 2 पॉइंट आपके किसके, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपसे पूछ रहे कि किसानों के लिए नई क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, तो और दोनों स्टेटमेंट आपको डाल दिए जाएंगे। पहला कि इस योजना का नाम स्मार्ट किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, दूसरा कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। इनमें से कौन सा असत्य नहीं है, और फिर कूट वाला क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। दूसरा है कि किसानों के लिए नई ऋण योजना एक पहल है जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता और किफायती ऋण सुविधाएं प्रदान करना है। यह योजना किसानों के लिए ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने, उन्हें बीज, उर्वरक, उपकरण और खेती के लिए अन्य आवश्यक इनपुट जैसे संसाधनों में निवेश करने में मदद करने पर केंद्रित है। तो इसका ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर कि भाई किन किन चीजों पर ये फोकस करेगी परियोजना। तो ये बेसिक अभी इंट्रोडक्शन है इसका, है ना। तो इधर भी देख लेते हैं। The new credit scheme for farmers is an initiative aimed to providing financial support and affordable credit facilities to farmers to enhance agriculture productivity and improve their livelihoods. The scheme focus on ensuring easy access to credit for farmers, helping them invest in resources like seeds, fertilizers, equipment and other essential inputs for farming. तो ये ऑब्जेक्ट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद में इसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, मुख्य उद्देश्य इसके क्या हैं, तो वो 4-5 उद्देश्य हैं आपके जो मेंस में आप नोट डाउन कर सकते हैं कि किसानों को सरल और तत्काल ऋण सुविधा प्रदान करना। देखिए, भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है वो इस तरीके का है कि लोन लेने में बहुत लंबा समय चला जाता है, और जब तक जिस फसल के लिए लोन लिया जा रहा है उसका सीजन भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि कागजी कार्यवाही जो आपका पेपर वर्क है वो बहुत काफी लंबा समय लेता है। तो उन सारी चीजों को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया, एक उद्देश्य इसमें ऐड कर दिया कि किसानों को आसानी तरीके से, यानी कि सरल और तुरंत प्रभाव से लोन मिल सके। टू प्रोवाइडिंग सिंपल एंड immediate loan facility to farmers, to provide financial resources for agriculture modernization, कि कृषि आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। टू प्रमोट टेक्निकल एंड डिजिटल असिस्टेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो कृषि क्षेत्र में तकनीकी और डिजिटल सहायता को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य है। किसानों को कृषि जोखिमों से बचने के लिए वित्तीय सुरक्षा देना इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फार्मर्स टू अवॉइड एग्रीकल्चरल रिस्क, ठीक है। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप इसके, है ना, इसको नोट डाउन वाले कर लीजिए आप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। इसके बाद में इसकी अन्य विशेषताएं देख लेते हैं, मुख्य विशेषताएं क्या है इस योजना की। तो पहली है स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म की फीचर्स। सेकंड है आपका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट, लोन पीरियड, लो इंटरेस्ट रेट एंड स्पेशल डिस्काउंट्स।
तो पहली मुख्य विशेषता क्या है कि स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म, नई योजना ऑनलाइन आवेदन और स्वचालित प्रक्रिया पर आधारित है। अब हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमको लोन लेना है बैंक से तो हम ऑनलाइन क्या करेंगे, एप्लीकेशन भरेंगे और उसके माध्यम से ऑटोमेटिक प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती चली जाएगी। ठीक है। सेकंड है कि किसान अपनी फसलों, मौसम और उत्पादन के आधार पर ऋण राशि की सिफारिश भी कर सकते हैं, कि आप बता सकते हैं कि जो लोन है आपका वो क्रॉप सीजन और प्रोडक्शन के बेसिस पर कितना होना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशंस भी आप उसमें फिल कर सकते हैं। दूसरा है कृषि उपकरण और तकनीकी सहायता, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट। किसान नई मशीनरी, उच्च तकनीक वाली खेती उपकरणों के लिए लोन ले सकते हैं। ड्रोन, एग्री टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। तो देखिए, फार्मर्स कैन गेट लोन्स फॉर न्यू मशीनरी, हाई टेक फार्मिंग इक्विपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर ड्रोन्स, एग्री टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। देखिए, ड्रोन से रिलेटेड अभी एक योजना मोदी जी ने लॉन्च की थी, नमो ड्रोन दीदी परियोजना। ठीक है, तो उससे भी संबंधित है ये। ऋण की अवधि यानी कि जो लोन का जो टर्म होगा, लोन का जो पीरियड होगा वो कितना रहेगा, तो 3 से 5 साल तक के लिए लोन की सुविधा मिलेगी। इसमें 6 महीने में किस्त के भुगतान की अवधि होगी, यानी कि 1 साल में आपको 2 EMI बस इसमें क्या करनी है, पे करनी है। और ये लोन आपका मैक्सिमम 5 साल और मिनिमम 3 साल के लिए होगा। कम ब्याज पर आपको लोन दिया जाएगा, जिसमें भी आपको सब्सिडी भी मिलेगी, स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो न्यू फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड लो इंटरेस्ट रेट एंड स्पेशल सब्सिडीज। तो नए किसानों को कम ब्याज दर और विशेष सब्सिडी पर क्या किया जाएगा, लोन प्रदान किया जाएगा। ये इसके मुख्य विशेषताएं। तो मुख्य विशेषताओं में अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या इसके की फीचर्स रहे, तो पहला स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म, दूसरा है आपका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट, लोन पीरियड और लो इंटरेस्ट रेट एंड स्पेशल डिस्काउंट। तो लोन पीरियड में आपको ये याद रखना है, और इंस्टॉलेशन जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो आपकी 6 महीने में एक बार पे करनी है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या है कि इससे कौन कौन से एरिया प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो एक तो हमारी जो परंपरागत फसलें हैं, परंपरागत फसलों का मतलब होता है कि हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो हैं, जो भारत का बेस रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो आपकी जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, दलहन, तो इसको भी लाभ मिलेगा। नवीन तकनीकी खेती में जैविक कृषि, जैसे अभी चल रहा है आपका जैविक खेती का काम, सटीक कृषि, संरक्षित कृषि, इनको भी लाभ मिलेगा। पशुपालन और मत्स्य पालन में, यानी कि जो लोग डेयरी, पोल्ट्री, थल कृषि, जल कृषि जो करते हैं ना, एक्वाकल्चर सेक्टर, पोल्ट्री फार्म और डेयरी सिस्टम, इन सबको इसमें कवर किया जाएगा। तो इनको क्या क्या लाभ मिलेगा, तो पहला क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, पल्सेज हो गया, और दूसरा है आपका न्यू टेक्निकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो गया, प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया एंड कन्वर्जेशन एग्रीकल्चर हो गया। तीसरा है आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज के लिए भी लाभ मिलेगा। ठीक है, अब इसके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो पहला तो यही है कि भाई डिजिटल डिवाइड पहली चुनौती है, जिसमें क्या होगा कि दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं की कमी होने के कारण इस योजना का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को कम मिलेगा। कम तकनीकी ज्ञान यानी कि लो टेक्निकल नॉलेज, किसान हमारे भारत में इस तरीके के हैं कि उनको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इस वजह से इसका लाभ भी वहाँ सही तरीके से इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो कई किसान आधुनिक तकनीक का सही से उपयोग करने में असमर्थ हैं। नकली ऋण योजनाएं, फेक लोन स्कीम चलती हैं, तो फर्जी एजेंटों के द्वारा किसानों को गुमराह करने की संभावना भी की जाती है। तो ये भी एक चुनौती है। तो इसका सहारा लेके हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनको गुमराह भी किया जा सकता है, तो इन पर फोकस रखिए। अगला है आपका इंडियन आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस। तो भारतीय सेना दिवस से संबंधित क्या क्या हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यूपीएससी में। तो देखिए, पहला तो पेपर सेकंड में सिक्योरिटी और डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएगा पेपर थर्ड में। और क्या पूछा जाएगा कि दी रोल एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन आर्मी इन सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की रक्षा में भारतीय सेना की भूमिका और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। पेपर सेकंड में शासन और अंतरराष्ट्रीय संबंध, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन से क्या क्वेश्चन बनेगा, द इंडियन आर्मीज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन पीस कीपिंग मिशंस एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो शांति मिशनों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भारतीय सेना के योगदान पर चर्चा कीजिए। करंट अफेयर में बनेगा भारतीय सेना में विकास, जिसमें आधुनिकीकरण,
नई तकनीक अपनाना और सीमा सुरक्षा शामिल है, इन पर चर्चा कीजिए। तो डेवलपमेंट्स इन द इंडियन आर्मी इंक्लूडिंग मॉडर्नाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ से यूपीएससी के मेंस में पूछे जा सकते हैं, तो इन पर भी ध्यान रखना। अब देखते हैं कि भाई हमारा भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। यह दिन भारतीय सेना के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए समर्पित है। इस दिन भारतीय सेना की स्थापना को याद किया जाता है, यानी कि भारतीय सेना की जो स्थापना है वो कितनी जनवरी को की गई थी, 15 जनवरी को। उनके बलिदानों की सराहना की जाती है। तो इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेट एनुअली ऑन 15th जनवरी टू ऑनर दी bravery, sacrifice and contribution of the Indian Army in safeguarding the nation. This day is dedicated to soldiers who have served and continue to serve the country, protecting its border and maintaining internal security. ठीक है। अब इसके इतिहास की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई हमारा जो भारतीय सेना दिवस है ये क्यों मनाया जा रहा है। तो देखिए, भारतीय सेना की, इंडियन आर्मी की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 को, 15 जनवरी को। तो पहली बार 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, ये नाम याद रखना, के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो 15 जनवरी 1949 फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। सेना दिवस का उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों मनाया जाता है। तो अभी आपको बताया था कि सैन्य बलों की भूमिका, देश की सुरक्षा और रक्षा प्रणाली को उजागर करने के लिए सेना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। सेना के जवानों के बलिदानों और सेवा की सराहना करने के लिए भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो टू हाईलाइट द रोल ऑफ मिलिट्री फोर्सेज, सिक्योरिटी एंड डिफेंस सिस्टम ऑफ द कंट्री, द अप्रिशिएट द सेक्रीफाइस एंड सर्विस ऑफ आर्मी पर्सनल्स। 2025 की आर्मी डे की जो थीम थी वो क्या थी, मिलिट्री अवेयरनेस एंड टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी, यानी कि सैन्य जागरूकता और तकनीकी आधुनिकता इसकी थीम थी। इस वर्ष का सेना दिवस मुख्य रूप से सेना की तकनीकी उन्नति, विशेषकर ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैन्य आधुनिकीकरण पर आधारित था। तो दिस ईयर आर्मी डे वाज मेनली बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द मिलिट्री, स्पेशली ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। कौन कौन से कार्यक्रम इसको आयोजित किए गए इसको लेकर के। तो पहला है आपका सैन्य परेड, नई दिल्ली में इंडिया गेट के सामने एक सैन्य परेड का आयोजन किया गया, मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया। दूसरा है सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया, मिलिट्री इक्विपमेंट डिस्प्ले, वीर जवानों को सम्मानित करना, तो ऑनरिंग दी ब्रेव सोल्जर्स, तो बहुत सारे वीरता पुरस्कार यहाँ पर दिए गए। अब भारतीय सेना की भूमिका क्या है, रोल ऑफ इंडियन आर्मी क्या है। सबसे पहला रोल नेशनल सिक्योरिटी में है इनका, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन कैंपेन चलाना, तीसरा है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। तो पहला क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा, तो सीमाओं की रक्षा करना, आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस एंड गार्डनिंग दी बॉर्डर्स। मानवतावादी अभियान, मानवतावादी अभियानों में आपकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उन राहत अभियानों में ये सहायता करते हैं। और सैन्य उपकरणों तकनीकों के नवाचार के लिए विभिन्न अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में इनकी भागीदारी होती है, तो इनका रोल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आज का, गंगा जल परियोजना। तो गंगा जल परियोजना क्या है और यूपीएससी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए पेपर 3 में पर्यावरण और सतत विकास, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित क्या सवाल पूछा जा सकता है कि जल प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और नदी संरक्षण के लिए स्थायी अभ्यास, तो वाटर मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर रिवर कन्वर्सेशन पर चर्चा कीजिए। पेपर 2 गवर्नेंस में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या पूछा जा सकता है, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन इंप्रूविंग वाटर क्वालिटी एंड मैनेजिंग रिवर पॉल्यूशन थ्रू प्रोजेक्ट लाइक द गंगा जल प्रोजेक्ट, यानी कि गंगा जल परियोजना जैसी परियोजनाओं के माध्यम से पानी की गुणवत्ता में सुधार और नदी प्रदूषण के प्रबंधन में सरकारी पहल की भूमिका पर चर्चा कीजिए। करंट अफेयर या समसामयिकी में जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, भारत में नदी पुनर्जीवन और जल प्रबंधन परियोजना में हालिया विकास और उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो रिसेंट सिनेरियो में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं कि भाई गंगा जल परियोजना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। देखो इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, पहला क्या है, गंगा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है।
गंगा के प्रवाह को बनाए रखना है और जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के माध्यम से नदी को सुरक्षित और स्वस्थ बनाना और वन्य जीवों और जैव विविधता का संरक्षण करना है। तो 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और इसी समय गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया था। गांगे डॉल्फिन जो है वो गंगा के प्रदूषण का सूचक है। अगर इनकी संख्या में कमी आती है तो गंगा को प्रदूषित नदी माना जाता है, और इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है तो गंगा साफ होती है। ठीक, तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गंगा जल प्रोडक्ट्स, तो पहला क्या हो जाएगा, टू मेक रिवर गंगा क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री। दूसरा क्या होगा, मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ गंगा एंड इंप्रूविंग वाटर क्वालिटी, मेकिंग द रिवर सेफ एंड हेल्दी थ्रू वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज, और टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसके 4 उद्देश्य आपको याद रखने हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, देखिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे इसके तहत। तो परियोजना के तहत गंगा किनारे से आने वाले सीवरेज और प्रदूषित जल को साफ करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। जल निकायों का संरक्षण, गंगा के आसपास के तालाबों और अन्य जल स्रोतों को पुनः जीवित किया जा रहा है। नवीन जल पुनर्चक्रण तकनीकें, तो जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए आधुनिक तकनीकों को लागू किया जाएगा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे कि भाई लोगों को जब तक अवेयर नहीं करेंगे तो हम गंगा के स्वच्छता के बारे में कैसे। तो की फीचर्स में पहला क्या याद रखना है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज हो गया। तीसरा, न्यू वाटर रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी अवेयरनेस कैंपेन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। इसके लाभ क्या क्या है, पहला है हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सेकंड बेनिफिट क्या हो जाएगा इसका, बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी। थर्ड, मेजर चैलेंजेस आ जाएगा। अब आपके चैलेंजेस क्या है, एक तो वाटर पॉल्यूशन को लेके चैलेंजेस बना हुआ है, लेक ऑफ वाटर फ्लो। तो प्रमुख लाभों में आपको स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण, तो गंगा के जल में सुधार से देश के करोड़ों लोगों के को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा। अभी हर घर गंगा का जल एक योजना भी चलाई गई थी। अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा कि पर्यावरण का संरक्षण होगा और पर्यटन को बढ़ावा जब मिलेगा तो इकोनॉमी हमारी ग्रोथ करेगी। चुनौतियां क्या हैं, गंगा में बढ़ता औद्योगिक और घरेलू कचरा जल प्रदूषण का एक कारण है, जल प्रभाव का अभाव और जनता की भागीदारी का अभाव, है ना। तो ड्राउट एंड रिड्यूसिंग इन फ्लो ऑफ गंगा, लेक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, लेक ऑफ कॉपरेशन एंड लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ दी लोकल पब्लिक। तो ये थे हमारे आज के 4 आर्टिकल्स जिन पर विस्तार से चर्चा की गई। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।